एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो कि है फोटोथेरेपी। ठीक है, फोटोथेरेपी सुनते ही बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में दो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। फर्स्ट कि फोटोथेरेपी में ब्लू लाइट का यूज़ किया जाता है एंड फोटोथेरेपी जॉन्डिस के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसमें ब्लू लाइट का यूज़ किया जाता है। ये दो चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर से स्ट्राइक करती होंगी फोटोथेरेपी का नाम सुनते ही। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ कि फोटोथेरेपी का यूज़ जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, जॉन्डिस का कोज क्या है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगी। एक्सेसिव लेवल ऑफ एक्यूमुलेटेड बिलिरुबिन। सबसे पहले आप ये जानिए, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, नीमिया मतलब इमिया रिलेटेड है ब्लड से, एंड हाइपर का मतलब होता है हाई बिलिरुबिन। ठीक है, मतलब हाई बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। इतना समझ लीजिए, हाइपर बिलिरुबिनीमिया का मतलब यहाँ पर हो जाता है हाई, हाइपर मीन्स हाई बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड, बिकॉज इमिया ब्लड से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, एक्सेसिव लेवल ऑफ एक्यूमुलेटेड बिलिरुबिन। एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव लेवल ऑफ एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हो जाना, कलेक्टेड भी यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। एक्सेसिव लेवल ऑफ कलेक्टेड बिलिरुबिन इन द ब्लड एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसकलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड नेल्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन, बिकॉज बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है, अगर इसका अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ये एक येलो पिगमेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, आईज के अंदर जो स्क्लेरा है, उनका जो कलर है वो येलो हो जाएगा, बिकॉज बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है। और अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो हमें स्क्लेरा में येलो कलर नजर आएगा, स्क्लेरा का। नेल बेड्स जो हमारे होते हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं, इनका कलर भी कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। स्किन मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर है वो भी हमें येलोइश दिखाई देगा। ओके, अब ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाइपर बिलिरुबिनीमिया एंड कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया का मतलब है इसमें जो बिलिरुबिन है वो कैसा है, फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन बोलते हैं और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन का लेवल हाई क्यों जा रहा है, इसका क्या कारण है। मैंने आपको जॉन्डिस का टॉपिक स्टडी कराया हुआ है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग ज़रूर से जाकर के उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए होता क्या है, बिलिरुबिन का लेवल क्यों हाई जा रहा है। 3 ऐसे मेन फैक्टर्स होते हैं जहां पर बिलिरुबिन का लेवल हाई जा सकता है। ठीक है, आपने 3 टाइप के जॉन्डिस भी स्टडी किए होंगे। ठीक है, प्री हेपेटिक, ये आपने टाइप्स में स्टडी जरूर किया होगा, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, देन हिपेटोसेल्यूलर जॉन्डिस, देन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो यहाँ मैं आपको ये टाइप्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने टाइप्स में स्टडी कर रखा होगा ऑलरेडी। प्री हेपेटिक जॉन्डिस कौन सा होता है, हिपेटोसेल्यूलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कौन सा होता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं, देखो, अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, अब इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत से केसेस में हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो अपने हमारी बॉडी के खुद के ही सेल्स को क्या समझती है, फॉरेन बॉडी ट्रीट करने लग जाती है, उस केस में वो इन्हें डैमेज करने लग जाएगी। तो हीमोलाइसिस का प्रोसेस हो सकता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है, जितना ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा उतना ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा। कौन सा बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बन जाएगा, ये वाला अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बिकॉज आरबीसी का जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, आरबीसी किल होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड प्रोडक्ट जो आरबीसी का होता है वो बच करके स्प्लीन में जाता है और वहाँ पर ये बना देता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। स्प्लीन में जाकर के बनाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। आफ्टर दैट यहाँ से स्प्लेनिक वेन, देन पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर में जाता है। पोर्टल वेन के थ्रू जब ये लीवर में चला जाएगा, देन वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड होता है।
ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड होकर ये बना देता है हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब ये डायरेक्ट बिलिरुबिन है जो कि एक फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन बिल्कुल नहीं है, तो ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये लीवर से होता हुआ कहाँ जाता है, गोल ब्लैडर में जाता है, बाइल डक्ट के थ्रू ये गया हमारा गोल ब्लैडर में। अब गोल ब्लैडर में जब ये जाएगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इजीली ये आफ्टर दैट गोल ब्लैडर से बिलिरुबिन को स्टोर करता है, देन ये यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब 3 मैंने आपको मेन फैक्टर्स बताए जहां बिलिरुबिन का लेवल हाई चला जाएगा। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है देन बिलिरुबिन का लेवल हाई जाएगा। नेक्स्ट है, अगर लीवर के कुछ सेल्स हैं वो इनकैपेबल हो गए हैं, लीवर के सेल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो वो बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर। अब अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा तो बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में ऑटोमेटिकली हाई जाएगा। तो एक सेकंड फैक्टर हो गया, यहाँ भी बिलिरुबिन का लेवल हाई जाएगा अगर सेल्स इनकैपेबल हो गए हैं तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ आती है ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट में फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोल रहे हैं, तो इस केस में भी बिलिरुबिन का लेवल हाई जाएगा। तो बहुत से केसेस है, बेसिक 3 फैक्टर्स हैं जिनमें बिलिरुबिन का लेवल हाई जा रहा है, जो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर जॉन्डिस हो जाता है, बिलिरुबिन का लेवल हाई चला जाता है, एक न्यू बोर्न की हम बात कर रहे हैं, तो हम फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा आज का यही टॉपिक है, फोटोथेरेपी। तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। फोटोथेरेपी मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग हाई बिलिरुबिन लेवल्स दैट कॉज जॉन्डिस इन अ न्यूबॉर्न। तो ये जो एक कॉमन ट्रीटमेंट माना गया है फोटोथेरेपी का, इससे क्या होता है, बिलिरुबिन लेवल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। फोटोथेरेपी में क्या होता है, बेबी को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, इनक्यूबेटर में प्लेस करने के बाद बेबी को एक्सपोज कर दिया जाता है, बिल्कुल एक्सपोज कर दिया जाता है बेबी को। आफ्टर दैट फ्लोरोसेंट लाइट ऑन की जाती है जो कि ब्लू कलर की होती है, फ्लोरोसेंट लाइट। एंड ये जो लाइट होती है बेबी की स्किन इसे एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही स्किन इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है, मतलब फैट सोल्यूबल जो बिलिरुबिन है वो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही बेबी की स्किन इस ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट को एब्जॉर्ब करती है, आफ्टर दैट क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन जिसे हम बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन। तो इससे क्या होता है, चेंज होने की वजह से वो इजीली स्टूल या फिर यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो पाता है। जैसे यहाँ मेंशन है, बिलिरुबिन इन द बेबीज बॉडी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म में चेंज होना मतलब फैट सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज होना, दैट कैन बी मोर इजीली एक्सक्रीटेड इन द स्टूल एंड यूरिन, जो कि इजीली स्टूल एंड यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंड जितना एक्सक्रीट आउट होता जाएगा उतना बिलिरुबिन का लेवल लो होता जाएगा एंड जॉन्डिस से जो बेबी है वो इजीली रिकवर हो पाएगा। सो अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फोटोथेरेपी। सो अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपर बिलिरुबिनीमिया एंड जॉन्डिस, ये एक ट्रीटमेंट है हाइपर बिलिरुबिनीमिया के लिए एंड जॉन्डिस के लिए इन द न्यूबॉर्न दैट इन्वॉल्व्स द एक्सपोजर ऑफ एन इन्फेंट्स बेयर स्किन टू इंटेंस फ्लोरेसेंट लाइट। तो फ्लोरेसेंट लाइट में बेबी को एक्सपोज कर दिया जाता है, इनक्यूबेटर में बेबी को प्लेस किया जाता है। इनकी ट्रीटमेंट है जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया एंड जॉन्डिस को ट्रीट करता है। ओके, सो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट काम किस तरीके से करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ओके, तो इसकी जो रेंज रहती है, लाइट की जो रेंज रहती है, मतलब फोटोथेरेपी में जो लाइट की रेंज रहती है वो कितनी रहती है, 420 से 470 नैनोमीटर तक। कितनी, 420 टू 470 नैनोमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय नॉर्मल बिलिरुबिन जनरेट, तो जब एक लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगी, बेबी की जो स्किन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में चेंज कर देती है और इससे वो इजीली स्टूल या यूरिन से एक्सक्रीट आउट इजीली हो पाता है। तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का, उससे क्या होगा, मतलब जैसे ही बेबी जो लाइट, बेबी की जो स्किन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो नॉर्मल जो बिलिरुबिन है वो क्या जनरेट करेगा, कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड फोटो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स, देन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आइसोमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है वो कुछ ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाता है जो कि इस मैं फोटोथेरेपी से रिलेटेड बता रही हूँ, जो कि इजीली स्टूल या यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो पाएगा जो प्रोडक्ट होगा।
तो आपको केमिस्ट्री इतनी जानने की नीड यहाँ पर नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो नॉर्मल बिलिरुबिन क्या जनरेट करता है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड फोटो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है एंड फास्टर है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के प्रोसेस से जो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स का प्रोसेस है वो मोर फास्टर है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बिलिरुबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई आइसोमर्स में। ई आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी विच आर नॉन पोलर नॉन स्टेबल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स आर फॉर्म। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आइसोमराइजेशन के प्रोसेस में वो कुछ कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे ही स्किन फ्लोरेसेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगी देन जो नॉर्मल बिलिरुबिन वहाँ प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो कुछ कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। और वो कंपाउंड्स कैसे होंगे, स्टेबल वाटर नॉन स्टेबल वाटर सोल्यूबल। कैसे होंगे, नॉन स्टेबल वाटर सोल्यूबल। तो इससे भी क्या होने वाला है, इजीली यूरिन एंड उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो एज कंपेयर टू कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसमें क्या किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, स्टेबल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स की, जैसे ल्यूमेरुबिन है। अब देखिए जब स्किन फ्लोरेसेंट लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो बिलिरुबिन यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, बिलिरुबिन चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमर्स के केस में इनटू द ल्यूमेरुबिन। अब ल्यूमेरुबिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि वाटर सोल्यूबल है और ये इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाएगा थ्रू स्टूल एंड यूरिन। ओके, फोटो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, ये प्रोसेस इन दोनों से स्लो है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स। ये स्लो प्रोसेस है फोटो ऑक्सीडेशन का। इसमें क्या होता है, दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन एंड स्टूल। इसमें भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे है बिलिवर्डिन है, डायपेरोल्स है, मोनोपेरोल्स हैं। तो ये आपको लर्न करने की इतनी नीड नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम फोटोथेरेपी कब स्टार्ट कर रहे हैं, जब बिलिरुबिन के लेवल कितना हो जाएगा। जब हम फोटोथेरेपी को स्टार्ट करेंगे तो 15 टू 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये अगर बिलिरुबिन का लेवल पहुंच जाता है तब हमें फोटोथेरेपी को स्टार्ट कर देनी है इन द हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, कि जब बेबी को हम प्लेस करेंगे फ्लोरेसेंट लाइट के नीचे, जस्ट बिलो द फ्लोरेसेंट लाइट एंड इन द इंक्यूबेटर, तो डिस्टेंस हमें कितना रखना है बेबी और लाइट के बीच में। जो डिस्टेंस रहेगा वो है 15 टू 20 सेंटीमीटर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 15 टू 20 सेंटीमीटर। ओके, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी हमें क्या केयर प्रोवाइड करनी है वो हम देख रहे हैं। द बेबी इज अनड्रेस्ड so that as much is the skin as possible is exposed to the light। तो बेबी को हमें अनड्रेस्ड कर देना है, मतलब बेबी के जितने भी जो भी क्लोथिंग है वो हमें रिमूव कर देनी है, बेबी को एक्सपोज करना है टू द लाइट। ओके, इससे क्या होगा, एक्सपोज करने से ही जो बेबी की स्किन है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगी। नेक्स्ट है द बेबीज आईज आर कवर्ड टू प्रोटेक्ट रेटिना फ्रॉम द ब्राइट लाइट। बेबी की आईज को हमें ग्लेयर से प्रिवेंट करना है, तो हमें क्या करना है, ब्राइट लाइट से प्रिवेंट करना है आईज को। तो हमें जो बेबी की आईज है उसे कवर कर देना है। आईज को हम आई मास्क से कवर कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ आई मास्क हम बेबी की आईज को कवर करके रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है फीडिंग शुड कंटिन्यू। ओके, देयर इज नो नीड टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग। तो फीडिंग हमें कंटिन्यू रखनी है, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप बिल्कुल नहीं करना है। और एवरी 2 आवर्स हमें ब्रेस्ट फीडिंग देते रहना है बेबी को, एवरी 2 आवर्स। मतलब मदर को बोलना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि वो बेबी को एवरी 2 आवर्स ब्रेस्ट फीड कराए, जब भी बेबी इंक्यूबेटर में है तब भी। ओके, एंड हमें बेबी के वाइटल्स को रिकॉर्ड करते रहना है, वाइटल्स को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है बिलिरुबिन लेवल इज मेजर्ड एटलीस्ट वंस अ डे। दिन में एक बार हमें बिलिरुबिन को मेजर ज़रूर से करना है जब हम फोटोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 to 8 आवर्स का इंटरवल रहेगा, ठीक है, 6 से 8 घंटे के इंटरवल के बीच में। ओके, डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फोटोथेरेपी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड। जब हमने फोटोथेरेपी स्टार्ट की है, जब हम फोटोथेरेपी स्टॉप कर रहे हैं, दोनों टाइमिंग हमें डॉक्यूमेंटेशन में हमें नोट कर देनी है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प यूज, जो जिस टाइप का भी फ्लोरेसेंट लैम्प हमने यूज़ किया है वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है डॉक्यूमेंटेशन में। देन नंबर ऑफ लैम्प्स कितने यूज़ हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन लैम्प एंड बेबी,
वो भी हमें नोट डाउन कर देना है। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया था 15 to 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। अकरेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो हमें यहाँ मेंशन कर देना है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्किन रैश हो सकता है, स्किन रैश, डिहाइड्रेशन हो सकता है बेबी को, डिहाइड्रेशन, अगर ओवर एक्सपोज कर देंगे स्किन को और लाइट और बेबी के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, स्किन पे रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बेबी को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डायरिया होने के चांसेस भी हैं, बेबी को डायरिया हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, रेटिनल डैमेज हो सकता है। अगर आईज को हम अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, रेटिना डैमेज हो सकती है, बेबी की आईज में जो है रेटिनल डैमेज हो सकता है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम हो सकता है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है साइड इफेक्ट में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, स्किन रैश, डिहाइड्रेशन, डायरिया, रेटिनल डैमेज, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये अगर कुछ साइड इफेक्ट हमें नजर आता है तो वो भी हमें डॉक्यूमेंटेशन में नोट डाउन कर देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देख रहे हैं कब हमें फोटोथेरेपी प्रोवाइड नहीं करनी है। कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया के केस में हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, फोटोथेरेपी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया में जो बिलिरुबिन है वो कैसा रहता है, फैट सोल्यूबल, जिसे ये मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है उसे कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स में चेंज होकर के वो वाटर सोल्यूबल बन जाता है, तो दैट्स वाई वो फैट सोल्यूबल है, इसलिए हम उसमें फोटोथेरेपी का यूज़ करेंगे। लेकिन कॉन्जुगेटेड जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है उसमें हमें फोटोथेरेपी का यूज़ नहीं करना है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पोरफायरिया, अगर पोरफायरिया है तो पोरफायरिया में क्या होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, रेड ब्लड सेल प्रोटीन होते हैं कुछ, तो अगर इसकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो भी हमें फोटोथेरेपी प्रोवाइड नहीं करनी है। और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस के केस में भी हमें फोटोथेरेपी प्रोवाइड नहीं करनी है। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस के केस में क्या होता है, बाइल का फ्लो, बाइल का सिक्रीशन अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उस केस में भी हमें फोटोथेरेपी प्रोवाइड नहीं करनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कोलेस्टेटिक जॉन्डिस के केस में। तो आई होप आपको फोटोथेरेपी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट टू माई यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज ऑनेस्टी।